कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 18% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ यूरिया है, मोलैरिटी पूछ रहा है। 18% वेट बाय वॉल्यूम है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में 18 ग्राम यूरिया है। अब मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा? 18/60। अब बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना हो जाएगा? 100,1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा। अब इन एन आइडियल सॉल्यूशन, इफ एन आइडियल सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग 2 मोल बेंजीन और 3 मोल अनदर लिक्विड को मिक्स कर रहा है। बेंजीन का पी नॉट दिया हुआ है, दूसरा जो लिक्विड है उसका भी पी नॉट दिया हुआ है। टोटल वेपर प्रेशर निकालना है, कैसे निकलेगा? दोनों का मोल फ्रैक्शन पहले निकालो। इसका मोल फ्रैक्शन 2 बाई टोटल मोल 2 3 5, 2/5। इसका मोल फ्रैक्शन 3/5। मोल फ्रैक्शन को पी नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई दिस और 3/5 मल्टीप्लाइड बाई दिस, और दोनों को जोड़ दो, टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। इसमें एक ट्रिक भी हम तुमको बताते हैं। कभी भी 2 लिक्विड को मिक्स करोगे, जैसे यहाँ बेंजीन को और दूसरा लिक्विड को मिक्स कर रहे हैं, तो जो टोटल वेपर प्रेशर आएगा वो दोनों के पी नॉट के बीच में ही होगा। मतलब अगर 2 लिक्विड है, बेंजीन है 266 पी नॉट वाला और दूसरा लिक्विड है 236 पी नॉट वाला, तो जो नया मिक्सचर बनेगा उसका वेपर प्रेशर 236 और 266 के बीच में होगा। 236 से कम नहीं होगा और 266 से ज़्यादा नहीं होगा। 236 और 266 के बीच में होगा, और उसके तरफ ज़्यादा होगा जो ज़्यादा अमाउंट में है। जैसे यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में कौन है? 236 वाला, और 266 वाला कम अमाउंट में 2 ही मोल है, वो 3 मोल है, तो 236 की तरफ ज़्यादा होगा। अगर मान लो ऐसा रहता कि ये रहता 1 मोल और ये रहता 20 मोल, तब तो बहुत ज़्यादा गैप का डिफरेंस हो गया। तो 236 के बहुत ज़्यादा पास में होता, 240 241 होता, 266 से बहुत दूर होता। ठीक है, ये देखो 100 ml लिक्विड ए है, 25 ml लिक्विड बी है, मिक्स किया सॉल्यूशन बना। रॉल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। रॉल्स लॉ को ओबे करता तो क्या होता? 100 ml ए और 25 ml बी मिलकर क्या कितना बनता? 125 ml का सॉल्यूशन बनता। लेकिन रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करोगे तो या तो पॉजिटिव डेविएशन होगा या तो नेगेटिव डेविएशन होगा। अगर नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, नए नए बॉन्ड बनेंगे, कुछ नए बॉन्ड बनेंगे तो वॉल्यूम 125 से कम होगा, और कुछ पुराने बॉन्ड टूटेंगे तो वॉल्यूम 125 से ज़्यादा होगा। तो कैन बी लेस देन और कैन बी मोर देन और लेस देन 125। कैन बी यहाँ इक्वल नहीं होगा, कभी इक्वल नहीं होगा। इक्वल होगा तब तो रॉल्स लॉ को फॉलो कर लिया है, रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। प्योर वाटर बॉयल करता है 373 पे, प्योर नाइट्रिक एसिड 359 पे। तो बोल रहा है कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। अब वाटर और नाइट्रिक एसिड एक कैसा मिक्सचर बनेगा? ये नए बॉन्ड्स बनेंगे इसमें। कैसे? वाटर में हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन भी है। नाइट्रिक एसिड में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, कुछ नए हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे और नेगेटिव डेविएशन होगा, तो वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा। नेगेटिव डेविएशन होता है तो एजियोट्रॉप कैसा बनता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनता है। पहले ही बता चुके हैं हम कि देखो एजियोट्रॉप 2 तरह का होता है, एजियोट्रॉप मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग। मैक्सिमम बॉइलिंग कब होता है? जब नेगेटिव डेविएशन होगा, और मिनिमम बॉइलिंग कब होता है? जब पॉजिटिव डेविएशन होगा। तो HNO3 और वाटर या HNO3 और HCl ये नेगेटिव डेविएशन वाला है। इथेनॉल और प्रोपेनॉल या इथेनॉल और दूसरा चीज़ जो इसका हाइड्रोजन पुराना बॉन्ड को तोड़ दे, वो पॉजिटिव डेविएशन। हाँ, तो यही हम लोग देख रहे हैं। एजियोट्रॉप नेगेटिव डेविएशन वाला एजियोट्रॉप बन रहा है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 359 से भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन विद ऑस्मोटिक प्रेशर P1 इज सेपरेटेड फ्रॉम अनदर सॉल्यूशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर P2 बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम P1 to Pi2। सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर है Pi1, एक का है Pi1, इसको सेपरेट किया गया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। दूसरा क्या क्या है? दूसरा का Pi2, और Pi1 से Pi2 में कौन फ्लो कर रहा है? सॉल्वेंट यानी वाटर, जो भी हो। तो बोल रहा है कौन ज़्यादा होगा, तो हमेशा सॉल्वेंट
हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। कहाँ फ्लो करता है? हाई ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। क्यों? क्योंकि जहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है वहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई है, तो हमेशा सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ फ्लो करेगा। जहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हाई होगा वहाँ सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम होगा। तो ऑस्मोसिस में 3-4 चीज़ देखना है। कैसे फ्लो होता है वाटर? फ्लो पहले किसका होता है? सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का फ्लो नहीं होता है। फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, या फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पाई 1 से पाई 2 की तरफ जा रहा है तो पाई 2 बड़ा होगा, पाई 2 बड़ा होगा पाई 1 से। देखो यही क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले। सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये गलत है। सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ये सही है। क्योंकि जहाँ कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन रहेगा वहाँ पे अगर सॉल्वेंट के टाइम बोलो तो सॉल्वेंट फ्लोज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, वो भी सही होता। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ऐसे नहीं कर सकता। किसका? सॉल्वेंट का कि सॉल्यूट का? 1 मोल ग्लूकोज इज एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर, के भी दिया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी क्या? अब देखो के बी इंटू मोलैलिटी, तो मोलैलिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। 1 लीटर का मास 1 kg होता है ना, तो मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलैलिटी भी 1 हो गया। तो मोलैलिटी 1 हो गया तो के बी इंटू एम, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो 0.512 हो गया। अब 0.512 ऐड कर देना है। पुराना बॉइलिंग पॉइंट था 100, उसमें एलिवेशन कितना होगा? 0.512 का, तो नया बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया। डिग्री सेल्सियस में यही होगा। ये 373 तो ये केल्विन में होगा, डिग्री सेल्सियस में थोड़ी होगा। लिक्विड ए P0A और लिक्विड बी जिसका P0 भी दिया हुआ है, दोनों को मिक्स किया। सॉल्यूशन है वेपर प्रेशर 340। देखो 360 और 320 वाले को मिक्स किया तो वेपर प्रेशर कहाँ पे आया? 340। कभी भी दो सॉल्यूशन को मिक्स करोगे तो जो फाइनल वेपर प्रेशर होगा दोनों के बीच में होगा। वेपर प्रेशर आ रहा है 340, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन विल बी। देखो ये कैसे इसको बनाएंगे। टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है? टोटल वेपर प्रेशर होता है P0A XA प्लस P0B XB। हमको B का निकालना है तो XA को 1 - XB लिख दो। P0A यहाँ लिख दो 1 - XB प्लस P0B XB। तो ये क्या हो जाएगा? P0A प्लस P0B माइनस P0A इंटू XB। ये 360, ये 360 और ये क्या हो जाएगा? 320 माइनस 360, तो माइनस में आएगा कितना? -40 XB। तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो 360 माइनस 40 XB, वो क्या आया? वो ये क्या निकल रहा है? तो फाइनल वेपर प्रेशर निकल रहा है कितना है? 340 इक्वल टू 340। यहाँ से कैलकुलेशन करो तो इधर आएगा XB का वैल्यू आएगा 1/2। अब ये हम बिना कैलकुलेशन किए भी निकाल सकते थे। कैसे? टोटल वेपर प्रेशर है 340। हम क्या बोले? कभी भी दो सॉल्यूशन को मिक्स करो तो उसका वेपर प्रेशर दोनों के बीच में होता है, दोनों के P0 के बीच में होता है। मतलब कि एक का P0 यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 320, और दूसरे का P0 कितना दिया हुआ है? 360। तो हम बोल रहे हैं कि जो फाइनल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो इसके बीच में होगा। जब दोनों का अमाउंट बराबर होगा। अच्छा, जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उसके ज़्यादा नज़दीक होगा। अगर ये 320 किसका है? बी है ना, 320 बी का था और 360 ए का था। अगर मान लो बी का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो
फाइनल वेपर प्रेशर बी के तरफ ज़्यादा होगा, और ए का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है तो फाइनल वेपर प्रेशर ए के तरफ ज़्यादा होगा। और जब ए और बी दोनों का मोल फ्रैक्शन बराबर है, मोल फ्रैक्शन बराबर यानी 0.5 तब बीचों बीच होगा। अब 320 और 360 के बीचों बीच में कौन आता है? 320 और 360 के बीच में कितना आ गया? 40 हो गया है। अब 40 का आधा होता है 20, 320 में 20 जोड़ो तो ये 340, 340 तो बीचों बीच का पॉइंट है। तो बीचों बीच का पॉइंट अगर तुम्हारा वेपर प्रेशर बन रहा है तो ऐसे भी कह सकते हो कि ए और बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 0.5 होगा, यानी 1/2 होगा। द वैल्यू ऑफ इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन, वैल्यू ऑफ इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। फिक्स है, वाटर का कितना? 0.512, या अगर केएफ है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, फ्रीजिंग कांस्टेंट, वाटर का कितना? 1.86 फिक्स है। 3% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज आइसोटोनिक विथ 1% सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस। अब देखो आइसोटोनिक का क्या मतलब है? ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला तो CRT, तो अगर किसी का CRT सेम है तो RT कट गया तो कंसंट्रेशन भी सेम, मतलब मोलैरिटी भी सेम, मोलैरिटी सेम है। तो 3% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मतलब कि 100 ml में 3 ग्राम ग्लूकोज, और यहाँ पे 1% सॉल्यूशन 100 ml में 1 ग्राम कोई चीज़। तो अगर वॉल्यूम सेम है तो दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम होना चाहिए। तो अगर ये 3 ग्राम है तो 3/180 मोल हो जाएगा इसका, और ये 1 ग्राम है तो 1/x इसका मोल हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास है ये 60, x इक्वल टू कितना आ गया? 60। इसका मास, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए? इसका मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए 60। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मेलिटी इन मॉलिक्यूलर मास के बारे में। इसमें देखो अभी तक हम लोग जितना सॉल्यूट पढ़े थे वो सारा सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स था। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है वो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट नहीं करता था, टूटता नहीं था, ना एसोसिएट करता था, जुड़ता भी नहीं था। लेकिन कुछ कुछ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो टूटते हैं, जैसे कोई साल्ट है NaCl। अब NaCl टूट जाएगा Na+Cl- में, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट तो चेंज हो जाएगा। जितना भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, उसके अंदर कितना सॉल्यूट है। तो तुम अगर मान लो कोई ग्लास में पानी का तुम रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर देख रहे हो कि हम पानी में नमक मिला रहे हैं, पानी में नमक मिला है और नमक का मोल फ्रैक्शन ले लिए कि नमक का इतना मोल फ्रैक्शन है तो इतना वेपर प्रेशर लोडिंग होगा। लेकिन तुम जो कैलकुलेट करोगे उससे डिफरेंट आएगा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। क्यों? क्योंकि तुम नमक का जो मोलैलिटी निकाले हो तो पूरे NaCl का निकाले हो, लेकिन NaCl जब पानी में जाएगा तो Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग हो जाएगा। तो अब सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ गया, क्योंकि NaCl टूट गया तो अब ज़्यादा सॉल्यूट हो गया। सॉल्यूट जब का अमाउंट जब चेंज हो गया तो सारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वेपर प्रेशर का लोअरिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर सब में चेंजिंग आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट अब पहले जितना था उतना नहीं रहा, वो टूट गया है या फिर जुड़ भी जाता है। कोई भी सॉल्यूट में एसोसिएशन होता है तो जुड़ गया तो सॉल्यूट पहले से कम हो गया, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आ जाएगा। पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ क्यों करते हैं हम लोग? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हेल्प से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। जैसे जितना भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं मॉलिक्यूलर मास निकालने वाला, ये सारा क्वेश्चन देखो। जैसे ये पहला क्वेश्चन, 5 ग्राम सब्सटेंस व्हेन डिजॉल्व इन 50 ग्राम वाटर लोअर द फ्रीजिंग बाय 1.2 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहे हैं, है ना। फॉर्मूला में ये जो भी कोई फार्मूला होता है, जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है, इसमें डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का है। तो जब फार्मूला लगाएं तो मॉलिक्यूलर मास जो है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास वो कहाँ आ रहा है? वो नीचे आ रहा है। ये बॉइलिंग पॉइंट में देखो, डेल्टा TB कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। डेल्टा TB और K मॉलिक्यूलर मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या फिर मोल फ्रैक्शन, उसमें देखो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। जो भी रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है,
कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों में से कोई एक भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट के। यानी कॉलिगेट, अब देखो जब हम लोग इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट का कर रहे थे तो सही था, लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है और उससे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम क्यों निकाल रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए। तो जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहा है वो एबनॉर्मल आ रहा है, सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है या सॉल्यूट का एसोसिएशन हो रहा है। तो इसके लिए जो नया टर्म हम लाते हैं उस टर्म का नाम है वांट हॉफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं और इसमें हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन को देखेंगे। वांट ऑफ फैक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, पहले ये देखो। वांट ऑफ फैक्टर जो आई है वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी व्हेन द सॉल्यूशन बिहेव्स आइडियली। तो एक तुम्हारा कैलकुलेटेड वैल्यू जब सॉल्यूशन आइडियल था, मतलब कोई एसोसिएशन और डिसोसिएशन हम सोचे कि नहीं हो रहा है, तब जो हम निकाले वो मेरा था कैलकुलेटेड। लेकिन हम जब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किए जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा था, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को ही कहते हैं, को ही हम कह रहे हैं आई, वांट ऑफ फैक्टर। यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होगा मॉलिक्यूलर मास का उल्टा रेशियो होगा। अगर मॉलिक्यूलर मास में ऑब्जर्व ऊपर ले रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, तो मॉलिक्यूलर मास के रेशियो में ऑब्जर्व नीचे लेंगे। देखो इसको अच्छे से कॉपी में समझाते हैं। आई हम क्या बोल रहे हैं, आई बोल रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम बोल रहे हैं ऑब्जर्व। ये जो ऑब्जर्व वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व वैल्यू है डिवाइडेड बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड। क्या मतलब हुआ, तुमने जो कैलकुलेट किया कॉपी पे उस समय तुमने तो कितना डिसोसिएट हो रहा है कितना एसोसिएट हो रहा है वो ध्यान में नहीं रखा, लेकिन उसमें डिसोसिएशन एसोसिएशन तो हो रहा है। NaCl है तो टूट रहा है, कोई दूसरा कंपाउंड है वो जुड़ रहा है, तो उसके कारण कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंट आएगा। वो जो डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड, और ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड को हम लोग बोल रहे हैं आई, वांट ऑफ फैक्टर। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो ऑब्जर्व होगा और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो कैलकुलेटेड होगा उसका रेशियो क्या बोल रहे हैं आई। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो होगा वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट का इन्वर्स रेशियो होगा। यानी अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट तो कैलकुलेटेड ऊपर लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और नीचे क्या आ जाएगा मैडम, नीचे आ जाएगा ऑब्जर्व। तो आई का डिफिनेशन क्या हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व। आइए मॉलिक्यूलर मास किसका है, सॉल्यूट का। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व बाय कैलकुलेटेड या मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड बाय ऑब्जर्व। आई क्या है, आई है वांट ऑफ फैक्टर। अब देखो आई को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। अगर मान लो आई को डिफाइन करना है, आई होता है नंबर ऑफ फाइनल मोल्स बाय नंबर ऑफ इनिशियल मोल। टोटल फाइनल कितना मोल था और टोटल इनिशियल कितना मोल था। इसके लिए पहले हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे अगर मान लो NaCl है, क्या है NaCl, NaCl टूट रहा है Na प्लस और Cl माइनस में, तो क्या NaCl जितना है पूरा का पूरा Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, नहीं, NaCl पूरा का पूरा नहीं टूटा है। इसी के लिए हम लोग लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि कितना टूटा है, तो अल्फ़ा टूटा है। अगर मान लो NaCl का पहले इनिशियल मोल था 1, शुरुआत में NaCl कितना था 1, शुरू में कुछ नहीं टूटा है, तो Na प्लस कितना था 0 0। अब हम लोग बोल रहे हैं कि अल्फ़ा टूटा है, तो NaCl में से अल्फ़ा अमाउंट टूट के Na प्लस Cl माइनस बन गया। तो जब अल्फ़ा अमाउंट टूट के Na प्लस Cl माइनस बना तो ये अल्फ़ा घट गया, तो अब इसका मोल कितना हो गया, अब इसका मोल हो गया 1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा अमाउंट टूट गया। और इसका एक मोल से इसका एक मोल बन रहा है, इसका एक मोल बन रहा है।
तो ये NaCl पहले 1 मोल था, 1 मोल में से अल्फ़ा घटा है। अल्फ़ा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि शुरुआत में जितना होता है उसमें से कितना रिएक्शन जाता है, कितना प्रोडक्ट, कितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है। तो 1 में से अल्फ़ा रिएक्टेंट माइनस हो गया, इसका 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है और इसका भी 1 मोल बनता है। तो इसका जब अल्फ़ा मोल डिसोसिएट करेगा तो इसका भी अल्फ़ा मोल बनेगा, इसका भी अल्फ़ा मोल बनेगा, है ना। तो अब Na+ मेरे पास अल्फ़ा है, Cl- मेरे पास अल्फ़ा है, और NaCl मेरे पास कितना है? 1 माइनस अल्फ़ा है, क्योंकि पहले 1 था और अल्फ़ा इसका डिसोसिएट हो चुका है। तो टोटल फाइनल सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, तो माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा कट गया, तो टोटल फाइनल सॉल्यूट कितना हो गया? 1 प्लस अल्फ़ा। आई क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ टोटल फाइनल सॉल्यूट बाई टोटल इनिशियल सॉल्यूट। तो टोटल फाइनल सॉल्यूट है 1 प्लस अल्फ़ा और टोटल इनिशियल सॉल्यूट था 1, सिर्फ NaCl था, Na+ और Cl- तो था नहीं, तो टोटल इनिशियल सॉल्यूट हो जाएगा 1। तो आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा टोटल फाइनल सॉल्यूट यानी 1 प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 बाई 1। तो इसलिए हम इनिशियल 1 लेते हैं, कि बाई 1 करना पड़ेगा हमको। तो जो टोटल फाइनल सॉल्यूट होगा वही आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये NaCl टूट के Na+ और Cl- बन रहा है। शुरू में NaCl 1 था, लेकिन अब NaCl है 1 माइनस अल्फ़ा, Na है अल्फ़ा और Cl है अल्फ़ा। और टोटल नंबर सॉल्यूट क्या है? तो इसको तीनों को जोड़ दो, तो टोटल फाइनल सॉल्यूट कितना है? 1 प्लस अल्फ़ा। आई का वैल्यू क्या होता है? आई होता है टोटल फाइनल सॉल्यूट कितना है डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल सॉल्यूट। तो हम देखे थे टोटल फाइनल सॉल्यूट आया था 1 प्लस अल्फ़ा, और इसीलिए हम टोटल इनिशियल में 1 लेते हैं कि जो फाइनल रहे वही मेरा आई हो जाए, ठीक है। तो ये हम लोग एसोसिएशन का देखें। अगर मान लो एसोसिएशन हो रहा था, ये तो डिसोसिएशन हो रहा है, टूट रहा है, NaCl टूट रहा है। अगर एसोसिएट हो रहा होता, दो चीज़ आपस में जुड़ रहे होते हैं, जैसे मान लो कोई कंपाउंड है A, उसका n मॉलिक्यूल्स बन जाता है AN, एसोसिएट होके बन जाता है AN। तो शुरू में इसका 1, इसका 0, इसका 1 में से अल्फ़ा जाएगा तो इसका कितना बनेगा? इसका n से बन रहा है 1, यानी 1/n बन रहा है, तो अल्फ़ा से कितना बनेगा? अल्फ़ा/n बनेगा। तो टोटल फाइनल सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा/n, और यही हो जाएगा मेरा आई, ठीक है। अगर इनिशियल हम 1 लिए हैं तो 1 से अगर तुम डिवाइड करोगे तो यही हो जाएगा आई, टोटल फाइनल बाय टोटल इनिशियल। अब क्या है? आई हम लोग क्यों निकालते हैं? जितना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है सब अब चेंज हो जाएगा, सब में साथ में आई जुड़ जाएगा। जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या होता है? रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी P0 माइनस PS बाई P0 क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है? KF इंटू M, अब हो जाएगा I इंटू KF इंटू M। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? सॉरी, एलिवेशन में KB और डिप्रेशन में KF इंटू M, तो हो जाएगा I इंटू KF इंटू M। और ऑस्मोटिक प्रेशर होता है CRT, तो हो जाएगा ICRT, सब में I मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फार्मूला, अब नया फार्मूला ये बनेगा। तो हमको सबसे पहले उसका I निकालना पड़ेगा और फिर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस फार्मूला से। ये क्वेश्चन है एक, देखो। इन अ सॉल्वेंट 50% ऑफ बेंजोइक एसिड डाइमेराइजेज while rest ionizes. Determine molar mass of acid which is observed and also its want of factor. मतलब कि एक सॉल्वेंट में बेंजोइक एसिड है, होता है C6H5COOH। तो बेंजोइक एसिड 50% यानी आधा बेंजोइक एसिड डाइमराइज हो रहा है, वाइल द रेस्ट आयोनाइज हो रहा है।
आधा बेंजोइक एसिड डाइमराइज हो रहा है और बाकी आयोनाइज हो रहा है। तो डाइमराइज होने का क्या मतलब है, C6H5COOH का होल 2 ये बन रहा है आधा बेंजोइक एसिड, और आधा बेंजोइक एसिड आयनाइज हो रहा है। C6H5COOH आयोनाइज होगा तो क्या बनेगा, C6H5COO माइनस और H प्लस। अब देखो हम लोग इनिशियल को ले क्या लेते हैं, 1 लेते हैं ना। इस बार इनिशियल ले लेते हैं कि टोटल मेरे पास 2 मोल था। क्यों ऐसा कर रहे हैं, इजी पड़ेगा हमको। टोटल मेरे पास 2 मोल था, जिसमें से आधा यानी कि 1 मोल डाइमराइज हो गया और बाकी 1 मोल आयोनाइज हो गया। अब इसमें तुमको परसेंटेज नहीं दिया है कि कितना परसेंट डाइमराइज हो रहा है, कितना परसेंट आयोनाइज हो रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा है कि 50% आयोनाइज हो रहा है, बोलिए आयोनाइज हो रहा है, मतलब कि समझो कि पूरा का पूरा आयोनाइज हो गया। तो जब ये डाइमराइज हो जाएगा, ये डाइमराइज हो जाएगा तो एक का क्या बन जाएगा, आधा, और ये आयनाइज हो जाएगा तो एक का, इसमें से एक बनेगा, ये भी एक बनेगा, तो एक का क्या बन जाएगा, 2। तो टोटल फाइनल कितना हो जाएगा, 2 और आधा यानी 2.5। ये टोटल फाइनल हो जाएगा। इनिशियल कितना था, 2, तो क्या हो जाएगा 1.25, यही हो जाएगा आई। फाइनल कितना 2.5, 2 यहाँ से आधा यहाँ से, या ये तो पूरा खत्म हो गया, ये तो पूरा खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि परसेंटेज दिया ही नहीं, तो मान लिया कि पूरा खत्म हो गया। एक चला गया तो इसका आधा बना, एक से आधा बन रहा है, और इसका एक से 2 बनेगा, तो 2 और आधा 2.5 टोटल फाइनल, और टोटल इनिशियल 2, 2.5/2 1.25। क्वेश्चन है, vapor pressure of solvent decreases by 1% on adding a non-volatile solute Na2SO4 if it dissociates 25%। देखो Na2SO4 का डिसोसिएशन दिया हुआ कितना, 25%। ये क्या है, अल्फा है। देन डिटरमाइन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इफ सॉल्वेंट इज 5 मोल। मेरे पास क्या है कि एक सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट में हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट Na2SO4 डालें। Na2SO4 डालने से क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर में लोअरिंग होगा। तो वो तुमको बोल रहा है कि 1% से घट रहा है। ये 1% क्या है, ये रिलेटिव लोअरिंग है। ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग है 1%, यानी 0.01। जो रिलेटिव लोअरिंग होता है ना, डेल्टा P/P0, या डेल्टा P क्या है, P0 माइनस PS/P0, ये तुमको दे दिया कि ये 1% है। और रिलेटिव लोअरिंग कितना होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू आई के बराबर होता है ना। तो इस बार तुमको कह दिया कि ये कितना है, 1% यानी 0.01 है। अब सबसे पहले हमको इसमें आई निकालना पड़ेगा। डिसोसिएशन जब 25% हो रहा है किसका, Na2SO4 का, Na2SO4 टूट के क्या बनता है, Na प्लस कितना बनेगा, 2, SO4 2 माइनस कितना बनेगा, 1। अब शुरुआत में इसका 1 मोल था, 1 में से कितना डिसोसिएशन किए हैं हम, 25% डिसोसिएट कर रहे हैं, मतलब 1 का 25% होता है 1/4, तो 1/4 डिसोसिएट किए हैं। तो जब इसका 1/4 गया तो इसका कितना बनेगा, डबल, 1/4 का डबल 1/2, और इसका 1/4 से 1/4 ही बनेगा। तो टोटल फाइनल कैसे निकालेंगे, सब को जोड़ देंगे। तो एक -1/4 प्लस 1/4 कट गया, 1 और 1/2 कितना हो गया, 1.5, 1.5। ये टोटल फाइनल हो गया। फाइनल इनिशियली कितना लिए थे, इनिशियली तो 1 था, तो आई कितना हो गया, आई हो गया 1.5। अब देखो यहाँ पे इसको आगे बढ़ा रहे हैं, 0.01 इक्वल टू 1.5 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा, 1.5 को नीचे भेज दो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ही तो पूछ रहा है। क्या हो जाएगा, निकल चुका है। 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ साल्ट शोज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ Kb। अब ये ऐसा देखो क्यों हो रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, Kb इंटू M। जब सॉल्यूट कैसा हो, नॉन वोलेटाइल, और जब सॉल्यूट हो वोलेटाइल तो आई ऐड करना है। बोल रहा है कि 1 मोलर है, मोलैरिटी तो 1 है, एलिवेशन कितना हो रहा है, Kb का 3 टाइम्स, Kb का 3 टाइम्स, का मतलब आई का वैल्यू कितना होगा, आई का वैल्यू होगा 3।
डिटरमाइन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट कैसे निकलेगा? डेल्टा टी एफ क्या होता है? आई इंटू के एफ इंटू एम। आई कितना लगा दूँ? 3। के एफ क्वेश्चन में दिया हुआ है, एम मोलर कितना? 1। तो डेल्टा टी एफ आ जाएगा। जितना आएगा वो तो डिप्रेशन है। नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री में से उतना माइनस करोगे तो उतना माइनस में आएगा। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर एट 27 डिग्री सेल्सियस। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? आई सी आर टी। आई सी आर टी। तो आई का कितना हो गया? 3। आर तुमको पता है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 300 एटीएम। और कंसंट्रेशन तो यहाँ पे मोलैरिटी होता है, हमको दिया हुआ है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी से अगर हमको मोलैरिटी निकालना है तो हमको चाहिए क्या? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन चाहिए और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी चाहिए, लेकिन दोनों नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे हम? मोलैरिटी को भी 1 ही मान लो। तो आई सी आर टी। फिर ये क्वेश्चन देखो, फॉर एसोसिएटिव सॉल्यूट। सॉल्यूट एसोसिएट हो रहे हैं। एसोसिएट होने का क्या मतलब है? कि आपस में जुड़ रहे हैं। तो आई का वैल्यू क्या होगा? देखो, जब सॉल्यूट आपस में एसोसिएट होंगे, जब सॉल्यूट आपस में एसोसिएट होंगे तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट तो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट है बेंजोइक एसिड, आपस में डाइमर बन रहा है, तो हर 2 बेंजोइक एसिड का 1 बेंजोइक एसिड बन रहा है। तो अब जो फाइनल टोटल नंबर सॉल्यूट है वो पहले से तो कम रहेगा, इसलिए आई लेस देन 1 होगा। अब ये हम लोग एसोसिएशन का देखें ना। एसोसिएशन में क्या होता है? जैसे कोई एन ए है, वो एसोसिएट होके बन रहा है ए एन, तो 1 में से जाएगा अल्फ़ा, तो इसका बनेगा अल्फ़ा बाई एन। तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एन, यही हो जाएगा आई। तो ये आई की जो वैल्यू है, 1 में से कुछ माइनस कर रहे हो, अल्फ़ा माइनस कर रहे हो, जोड़ रहे हो अल्फ़ा से भी कम, तो ये 1 से तो कम चीज़ है ना, 1 से तो कम है ये लेस देन 1 है। और ऐसे भी समझो कि पहले जितने मोल थे, पहले मान लो इसका 1 मोल था मेरे पास, और अब उसमें से कुछ एसोसिएट हो गए, आपस में ही जुड़ के नया प्रोडक्ट बना लिया, तो अब तो मेरे पास पहले से कम मोल है। आई क्या होता है? टोटल फाइनल मोल बाई टोटल इनिशियल मोल। टोटल फाइनल मोल बाई टोटल इनिशियल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अब तो सॉल्यूट पहले से कम है, इनिशियल से फाइनल कम है, तो आई लेस देन 1 होगा। अल्फ़ा तो हमेशा लेस देन 1 होता है। 1 में से अल्फ़ा माइनस करना, तो अल्फ़ा तो 1 से कम ही होगा ना। अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा है कि कितना सॉल्यूट डिसोसिएट हुआ। अल्फ़ा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल टेकन। तो अगर टोटल नंबर ऑफ मोल पहले तुम 1 ले रहे हो तो 1 से तो ये कम ही होगा, 1 से ज़्यादा थोड़ी हो जाएगा। अगर 1 हम लेंगे और 1 में से 2 थोड़ी डिसोसिएट हो जाएगा, 1 में से आधा डिसोसिएट करेगा, 1 में से 0.25 डिसोसिएट करेगा। तो आई लेस देन 1, अल्फ़ा भी लेस देन 1। वांट ऑफ फैक्टर फॉर SrCl2 एट 0.01 मोलर इज 1.6। SrCl2 का आयनाइजेशन कैसे होगा? देखो तो SrCl2 के क्या बनेगा? Sr2 प्लस और क्लोरीन माइनस कितना? 2। तो इसका वांट ऑफ फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा 2 अल्फ़ा। तो क्या होना चाहिए? अल्फ़ा अल्फ़ा कटेगा तो 1 + 2 अल्फ़ा। वांट ऑफ फैक्टर होना चाहिए 1 + 2 अल्फ़ा। ये किसके इक्वल होगा? 1.6 के। तो 2 अल्फ़ा कितना हो गया? 0.6। तो अल्फ़ा कितना हो गया? 0.8। सॉरी अल्फ़ा इक्वल टू 0.3। अल्फ़ा कितना आ गया? 0.3, यानी परसेंटेज में बोलो तो 30%। एक में से 0.3 जा रहा है तो वो कितना है? 30% है ना। तो 30% परसेंट डिसोसिएशन कितना? 30%। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर यूरिया, 1 मोलर NaCl और 1 मोलर CaCl2 आर इन द रेशियो।
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ एम। सब का मोलर कितना है 111, सब का के एफ 1 होगा क्योंकि सब पानी में मिला हुआ। के एफ किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पे, सॉल्यूट पे नहीं डिपेंड करता है। तो सब अगर पानी में मिला हुआ है तो सबका के एफ भी सेम। तो सबका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट उसका आई का रेशियो होगा। अब देखो 1 मोलर यूरिया, यूरिया जो है वो तो डिसोसिएट करता ही नहीं है ना एसोसिएट करता है, तो यूरिया का आई कितना हो जाएगा 1। जो फाइनल मोल था वही इनिशियल मोल है, तो यूरिया का आई हो गया 1। तो जो आई का रेशियो होगा वही डेल्टा टी एफ का रेशियो होगा। इसका आई हो गया 1। NaCl 1 का 2 बनेगा, तो पहले 1 था अब 2 हो गया, तो NaCl का आई हो गया 2। CaCl2 1 का 3 बनेगा, 1 कैल्शियम और 2 क्लोरीन, तो इसका आई हो गया 3। तो 1:2:3 ये आई का रेशियो होगा, और यही डेल्टा टी एफ का भी रेशियो हो जाएगा। करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर द फॉलोइंग। ऑस्मोटिक प्रेशर का कंसंट्रेशन, ये 1 मोलर है, ये 0.5 मोलर है, ये 1 मोलर है, ये 2 मोलर है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ICRT। तो R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो ऑस्मोटिक प्रेशर का रेशियो क्या है IC का रेशियो। जिसका IC बड़ा, I इंटू C बड़ा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा। अब सुक्रोज का देखो, सुक्रोज का आई कितना, सुक्रोज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आई 1 और सी 0.1, तो सुक्रोज का आई सी कितना 0.1। ग्लूकोज भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आई 1 सी 0.5, तो 0.5 आई सी। यूरिया का आई 1 सी 1 दिया हुआ है, तो आई सी 1। NaCl का I2, एक सोडियम और एक क्लोरीन, तो 2 सॉल्यूट, 2 पहले जो 1 था वो 2 हो गया, I2 और कंसंट्रेशन 2, तो IC का वैल्यू 4। तो जिसका IC ज़्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा। तो देखो IC 4 से बड़ा है, 4 बड़ा है 1 से, 1 बड़ा है 0.5, 0.5 बड़ा है 0.1 से, तो पहला ऑप्शन तो सही है मेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। फिर वही है, बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है I इंटू के बी इंटू एम। आई लगाएंगे जब अगर वोलेटाइल होगा, और नॉन वोलेटाइल होगा तो आई तो होगा ही ना, आई का वैल्यू 1। तो 1 मोलर ग्लूकोज है। अब देखो सब का के बी सेम, सब में 1 मोलर है, सब में 1 मोलर है, सब का के बी भी सेम, मोलर भी सेम। तो जिसका आई बढ़ा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा। तो जितना ज़्यादा एलिवेशन होगा उतना ही ज़्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो सबका आई देखना, आई किसका सबसे बड़ा है, तो ग्लूकोज का आई कितना 1, KCl का आई 1 पोटेशियम 1 क्लोरीन टूट के बनेगा, तो 2 नए चीज़ बनेंगे तो आई 2। एल्युमिनियम नाइट्रेट, 1 एल्युमिनियम और 3 नाइट्रेट, तो 4 बनेगा, इसमें 4 बनेगा, तो आई 4। Na2SO4 में 2 सोडियम 1 सल्फेट, तो 3, तो इसका आई 4, तो ये आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। अब देखो ये हमको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये हमको फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। तो हमको पता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है आई इंटू के एफ इंटू एम। ठीक है, अब इसमें सब का आई जो है अलग अलग है, सबका आई तो अलग है क्योंकि NaCl सब नहीं, सॉरी, सब का आई सेम है, सब में NaCl है, सब में सबका आई तो सेम है, KF तो सेम ही है। सबका क्या अलग है, मोलैरिटी अलग है, 0.01 यहाँ 0.1 यहाँ 0.5। तो जिसका मोलैरिटी ज़्यादा होगा, जिसका मोलैरिटी ज़्यादा होगा, आई तो सेम है, KF भी सेम है, उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। यानी जिसका मोलैरिटी ज़्यादा वो उतना डिप्रेस होगा, वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना घटेगा, इसका मतलब उसका उतना फ्रीजिंग पॉइंट लो होगा। ठीक है, और जिसका मोलैरिटी सबसे कम, उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम डिप्रेस होगा, उसका मोलैरिटी हाई होगा। लेकिन प्योर वाटर, उसमें तो कोई सॉल्यूट ही नहीं है, प्योर वाटर में तो कोई सॉल्यूट ही नहीं है, तो इसमें तो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होगा ही नहीं, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट तो मैक्सिमम होगा।
कितना 0 डिग्री। और 0 डिग्री है प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, उसमें सब में कुछ ना कुछ मिलाया हुआ है, इसमें इतना NaCl, इसमें इतना NaCl, इसमें इतना NaCl। तो सॉल्यूट मिलाने से तो फ्रीजिंग पॉइंट घटता है। तो जब सॉल्यूट नहीं मिला हुआ रहेगा तभी फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा, वो होगा प्योर वाटर का। किस सॉल्यूशन का मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा? बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन क्या होता है? I × KB × M। जिसका मोलैलिटी सबसे ज़्यादा, मोलैलिटी नहीं, मोलैलिटी और आई का प्रोडक्ट, KB तो सबका सेम है, IM, जिसका IM यानी आई वांट ऑफ फैक्टर और मोलैलिटी, इसका प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा एलिवेशन होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। और जिसका I और M का प्रोडक्ट सबसे कम होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन सबसे कम होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। तो हमको क्या करना है सब चारों में? चारों का I और M का प्रोडक्ट देख लेना है। इसमें I कितना है? ग्लूकोज में I तो 1 होता है, और M कितना? M 0.1, तो I × M कितना हो जाएगा? 0.1। यहाँ पे I का वैल्यू 2 और M 0.1, तो 2 × 0.1 0.2। यहाँ पे I कितना? 3 और 0.1, तो 3 × 0.1 0.3। I 4 × 0.5 2। सब का I और M का प्रोडक्ट पता चल गया। I और M का प्रोडक्ट हमको पता चल गया, तो जिसका IM का प्रोडक्ट सबसे कम होगा उसका डेल्टा T भी सबसे कम होगा, यानी उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो 0.1 इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसका एलिवेट करेगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम एलिवेट करेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, तो मिनिमम इसी का होगा। और मैक्सिमम जिसका IM का प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन मैक्सिमम होगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होगा। ये हो जाएगा। इफ़ अल्फा इक्वल टू 50% फॉर Al2SO4 होल थ्राइस, वांट ऑफ फैक्टर वुड बी। कैसे बनेगा? Al2SO4 होल थ्राइस टूट के क्या बनेगा? Al3 प्लस कितना? 2, और सल्फेट 2 माइनस कितना? 3। अब शुरू में जब ये 1 था तो ये 0 था। अब 50% अल्फ़ा है, तो 50% डिसोसिएट करना है, तो एक में से 50% यानी आधा जाएगा, तो इसका आधा जाएगा, तो इसका कितना बनेगा? डबल, तो आधा का डबल 1। और इसका आधा जाएगा तो इसका कितना बनेगा? ट्रिपल, आधा का ट्रिपल 3/2। अब क्या करेंगे? सॉल्यूट आ गया, सबका सॉल्यूट जोड़ दो, तो एक कितना हो गया? 2, और 3/2 माइनस 1/2 2/2 यानी 1, तो कितना हो जाएगा? 3। What is the boiling point of 1 molar aqueous solution of NaCl? कैसे निकलेगा? डेल्टा T भी कितना होता है? I × KB × M। NaCl कुछ नहीं दिया हुआ है, ये नहीं बोल रहा है कि 50% डिसोसिएट हो रहा है, ये बोला ही नहीं, तो समझ लो कि पूरा डिसोसिएट हो गया। वैसे भी NaCl स्ट्रॉन्ग साल्ट है, पूरा डिसोसिएट होता है, वीक साल्ट थोड़ी है। तो NaCl का I कितना हो जाएगा? 2, KB कितना? 0.52, और मोलैलिटी कितना? 1, तो 2 × 0.52 कितना हो जाएगा? 1.04। तो 1.04 डिग्री एलिवेशन होगा। तो नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल होता है 100 डिग्री। 100 डिग्री में 1.04 डिग्री हमको जोड़ना होगा, तो हो जाएगा 101.04 डिग्री। फॉर ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन नहीं है, मतलब ना टूट रहा है, ना एसोसिएट हो रहा है, ना जुड़ रहा है, तो उसका I क्या होगा? उसका I होगा 1, I = 1 होगा। क्यों? क्योंकि I होता है टोटल फाइनल सॉल्यूट बाई टोटल इनिशियल सॉल्यूट, ना जुड़ा ना टूटा, तो जो टोटल फाइनल सॉल्यूट था वही टोटल इनिशियल सॉल्यूट है, तो I 1 ही होगा।